हेलो बच्चों, क्या हालचाल। होप यू आर डूइंग ग्रेट। जय श्री राम सभी को, जय हिंद, जब आजो। आज जैसे कि आपको वादा किया था कि केमिस्ट्री के साथ साथ हम फिजिक्स के भी PYQ लेकर आने वाले हैं। तो वही फिजिक्स के PYQ बच्चों के कमेंट्स हैं बहुत सारे कि सर फिजिक्स भी स्टार्ट करवाई जाए, तो उसी को लेकर के हम आप सबके बीच में आए हैं। तो लेटेस्ट PYQ लेकर आए हैं 22, 23, NDA 1, NDA 2, 21, ये सारे फिजिक्स के जितने भी लेटेस्ट आपके जो पैटर्न चल रहा है, जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, वो आज आप सबके बीच में लेकर आए हैं। तो होप आप सबको लेक्चर अच्छा लगेगा। तो स्टार्ट जो हम करने वाले हैं वो हम अभी दो टॉपिक से शुरू करने वाले हैं। एक है अपना ऑप्टिक्स और एक है अपना इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ से हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो दीज आर द PYQ सीरीज़। तो उसी PYQ सीरीज़ को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन फटाफट से हम ट्रेवलिंग कर देख लेते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमें एग्जामिनर क्या पूछ रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखें क्या लिखा है, फ्लैश ऑफ लाइटनिंग इज सीन बिफोर द थंडरस्टॉर्म इज हेयर्ड, इट इज़ वेरीफाई दैट। सीधी सी बात है यार, जब बादल गरजते हैं और बिजली चमकती है तो पहले क्या होता है। जब आप छोटे होते होगे तो पहले आपको लगेगा बिजली चमक गई, और जैसी बिजली चमकी तो फिर हम सोचते थे कि यार अब ना थोड़ी देर बाद आवाज़ आने वाली है, बादलों की ना अब आवाज़ आने वाली है। क्यों? क्योंकि हमें पहले ही रोशनी दिखाई देगी, पहले ही बिजली चमकती हुई दिखाई देगी, आवाज़ हमें थोड़ी देर बाद दिखाई देगी। अब ऐसा क्यों होता है? जरा सा लड्डू सा क्वेश्चन है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो क्या होती है, स्पीड ऑफ साउंड से क्या होती है, ज़्यादा होती है। बस इतनी सी बात हमें पता होनी चाहिए। तो होते तो दोनों साथ साथ ही हैं। अब आपको पता होगा कि ये आवाज़ क्यों आती है, बादल जब एक दूसरे से टकराते हैं तो ये आवाज़ क्यों क्रिएट करते हैं। तो ये सब आप ज्योग्राफी में भी पढ़ेंगे। जो हमारे क्लाउड्स होते हैं उनमें अपना एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है, जब वो आपस में कोलैप्स करते हैं तो उसके कारण से साउंड क्रिएट होती है। अब वो जो साउंड क्रिएट होती है और फ्लैश दोनों एक साथ होती है, बट हमारे कान में पहुँचते पहुँचते कौन जल्दी से आ जाएगा, लाइट हमें जल्दी से दिख जाएगी। क्योंकि आप सब जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 इंटू में 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो व्हाट इज़ द आंसर? अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, इसका आंसर क्या है कि लाइट ट्रेवल मच फास्टर देन द साउंड। कौन जल्दी तेज चलेगा? लाइट ट्रेवल मच फास्टर देन द साउंड। सो दिस इज द बी क्वेश्चन, इसका बी आंसर है। तो हमें और सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, और सारी चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो अभी जितने भी क्वेश्चंस हम आएंगे तो हम ध्यान रखना, लाइट की जो स्पीड है 3 इंटू 10⁸, और इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे कॉस्मोस में इससे तेज कोई नहीं चल सकता। अगर हमने अभी आपने सुना होगा लेटेस्ट 5-6 साल में एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है, उसको हम बोलते हैं हमने टनल बनाई है, उस टनल में हम एक पार्टिकल को चला रहे हैं और वहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, और उस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करके उस पार्टिकल को बहुत तेज चलाया जा रहा है। बट वो कभी ना कभी रुक जाता है, कभी जो हमारे मैग्नेट्स हैं वो वीक हो जाते हैं। तो मतलब हम वहाँ क्या अचीव करना चाह रहे हैं, वहाँ हम अचीव करना चाह रहे हैं कि पार्टिकल इससे भी तेज चल जाए, स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज चल जाए। बट ऐसा हो नहीं सकता। इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज कौन चलता है? दिस इज़ नॉन एज स्पीड ऑफ लाइट। इसलिए हमें लाइट पहले दिखाई देती है और साउंड हमें बाद में सुनाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कर रहे हैं। द हीटिंग एलिमेंट इज एन इलेक्ट्रिक आयरन इज यूजुअली मेड बाय, हम सब जानते होंगे हीटिंग एलिमेंट। अब बात कर रहे हैं हीटिंग एलिमेंट की। अब आप कहेंगे सर हीटिंग एलिमेंट कौन, किसको बनाया जाए? नेचुरल सी बात है, हीटिंग हमें करनी है, और हीटिंग करने के लिए आपको हीट का फार्मूला पता होना चाहिए, I²RT। ये सारा हीट का फार्मूला होता है। I यहाँ पे क्या है? करंट है। R यहाँ पे क्या है? रेजिस्टेंस है। और H हमारे पास क्या है? हमारी हीट है। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है हीट वहीं पर ज़्यादा क्रिएट होगी जहाँ का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। जो अपने में करंट को रेजिस्ट करेगी उस चीज़ की हीट सबसे ज़्यादा रहने वाली है। तो इन सब में से कौन ऐसा है जिसमें हीटिंग, जिसकी रेजिस्टिविटी जिसकी हाई है? तो दिस इज़ नॉन एज निक्रोम। निक्रोम एक तरह का एलॉय है जिसमें निकल भी है, क्रोमियम भी है, मैंगनीज भी है। इससे मिलकर के क्या बनता है? ये एक एलॉय है, एलॉय से मिलकर के एक चीज़ बनती है जिसको हम हीटिंग आयरन में यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन में यूज़ करते हैं। वाई? क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी क्या है? ज़्यादा है। साथ साथ इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा है। अब मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों है? क्योंकि ये तीनों मेटल्स के साथ कंबाइन हुआ है, और हम सब जानते हैं मेटल्स में मेटेलिक बॉन्ड्स होते हैं, उसके करके उसका जो गलनांक है जिस पे वो पिघलता है वो क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। इसलिए किसका यूज़ करते हैं? हम निक्रोम का यूज़ करते हैं। दैट्स वाई इन इलेक्ट्रिक आयरन विच मटेरियल आर यूज्ड? निक्रोम। तो ये दिस इज द सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब देख लीजिए लेटेस्ट क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, 2023 के सेकेंड NDA का
क्वेश्चन है तो इसका आंसर हमने क्या लगाना है, सी इज चेन्नई। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द एलोट्रॉप्स ऑफ द कार्बन। अब ये थोड़ा केमिस्ट्री और फिजिक्स का लिंक आ गया कि कार्बन के एलोट्रॉप्स क्या होते हैं। आप सबने सुने 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, ग्रेफाइट्स हैं, अपना डायमंड है और बकमिनिस्टर फुलरीन है। अगर हम बात करें डायमंड क्या होता है, डायमंड की अगर हम बात करें, डायमंड जो हमारा एलोट्रॉप है उसमें जो कार्बन होते हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। अब ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड का मतलब है एक कार्बन 4 कार्बनों से जुड़ा होता है, एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा होता है, इसलिए ये दुनिया का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कंपाउंड है। और भी इससे भी एक और स्ट्रॉन्गेस्ट कंपाउंड है, ऐसा नहीं है कि डायमंड इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट, और भी और सारे कंपाउंड है। बट अभी के लिए जितना अपना एज पर अपनी नॉलेज है, जितना हमें कंपाउंड्स की जानकारी है, उसके लिए डायमंड इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट हार्डेस्ट सब्सटेंस। वाई? क्योंकि उसमें 4 क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है। फिर थोड़ा हम आगे बढ़ें, ग्रेफाइट के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। अब दूसरी जो कार्बन का एलोट्रोप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट की क्या खास बात है, सबसे पहली खास बात, ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। उसमें जो कार्बन होते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। अब आप कहेंगे सर ये sp2 का क्या मतलब है, sp2 का मतलब है एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ता है। यहाँ पर एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा है, यहाँ पे एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ता है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और ग्रेफाइट जो है वो एज अ ल्यूब्रिकेंट काम आता है। अब आप कहेंगे सर ल्यूब्रिकेंट क्या होता है, ल्यूब्रिकेंट का मतलब होता है जो हम जैसे ग्रीस डालते हैं, हम जैसे ऑयल डालते हैं, ल्यूब्रिकेंट। 1 मिनट शायद कुछ प्रॉब्लम है, चलिए। तो इसको हम बोलते हैं ल्यूब्रिकेंट। तो ग्रेफाइट इज एक्ट एज अ ल्यूब्रिकेंट क्योंकि उसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिए ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, डायमंड इज हार्डेस्ट सब्सटेंस, बिल्कुल सही। अच्छा, ग्रेफाइट में बॉन्ड थोड़े वीक होते हैं इसलिए हम बोल देते हैं कि इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। फुलरीन इज द वन ऑफ द एलोट्रोप ऑफ कार्बन, यस। फुलरीन को बकमिनिस्टर फुलरीन्स बोलते हैं, वो कैसा एक बॉल तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये हमारा थर्ड पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट देखो, नेक्स्ट टू द डायमंड, फोर्थ चीज में क्या लिखा है, नेक्स्ट टू द डायमंड ग्रेफाइट इज द सेकंड हार्डेस्ट सब्सटेंस। ये तो बिल्कुल गलत बात है। दिल्ली जो है हमारा डी आंसर जो उन्होंने दिया है ये गलत बात है। मैंने आपको बोला है डायमंड्स के अलावा भी बहुत सारे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ये कह रहे हैं कि नहीं डायमंड के बाद ही ग्रेफाइट हार्डेस्ट सब्सटेंस है, तो दिस इज द रॉन्ग आंसर। और हमें देखिए इनकरेक्ट ही पूछा था, तो विच वन इज द इनकरेक्ट, डी इज द इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इन द इलेक्ट्रिक करंट वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, इलेक्ट्रिक करंट है और रेजिस्टेंस है 10 ओम का, ओके 10 ओम का रेजिस्टेंस है। इफ दिस वायर इज स्ट्रेच टू ए लेंथ डबल ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, मान लेते हैं यहाँ लेंथ L है, लेंथ L है, अब हमने इसको स्ट्रेच कर दिया, अब इसकी लेंथ क्या हो गई, डबल होगी। आपको पता है, चलिए मैं पूरी डिटेल से आपको बताता हूँ। जो हमारी रेजिस्टेंस होता है वो 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक तो लेंथ पे और दूसरा वो किस पे डिपेंड करता है, एरिया पे। इसका मतलब क्या है, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। तो पहले हम समझ लेते हैं, कई बच्चे कहेंगे सर रेजिस्टेंस का असलियत में मकसद क्या है। देखिए रेजिस्टेंस का मतलब होता है जो करंट को रोके। करंट हमारी वायर में चल रहा है, यहाँ पे मैंने एक वायर ली है और उस वायर में कितना करंट चल रहा है, 10 एम्पियर का करंट चल रहा है, और यहाँ मैंने एक चीज़ लगाई है, ये कौन है, ये रेजिस्टेंस है। अब ये क्या करेगा, ये इस करंट को रोक देगा। 10 एम्पियर का करंट है, जाएगा कितना, ओनली 5 एम्पियर का। 5 एम्पियर कहाँ गया, ये रेजिस्टेंस ने क्या कर दिया, अपने अंदर रोक दिया, उस करंट को क्या करा, रोक दिया। क्यों रोक दिया, जनरली होता क्या है, इस रेजिस्टेंस में क्या होता है, कोलिजन होती है, क्या होते हैं, ये टक्करें होती हैं इसके अंदर। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वायर में। अगर आपसे पूछे, अच्छा कुछ बच्चे कहेंगे सर विद्युत धारा का मतलब क्या है, करंट का मतलब क्या है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हमसे पूछ ले 1 मार्क्स में कि करंट की डेफिनेशन बताओ, तो इट इज़ द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर मोशन ऑफ चार्ज। तो इसलिए वायर में जब इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं और यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये रेजिस्टेंस क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को यहीं पे रोक देगा। कैसे रोक देगा, कोलिजन होगी, ये इलेक्ट्रॉन आपस में टकराएंगे। और रेजिस्टेंस जिस चीज़ से मिल के बना है, एलॉय से मिल के बना है, मैंगनीज इसमें हम यूज़ करते हैं, ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स की कोलिजन करवाएगा। जितनी ज़्यादा कोलिजन होंगी उतना ज़्यादा क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। और दूसरी बात, अगर मैं इस लेंथ को बढ़ा दूं, ये वायर है, अगर इस वायर की लेंथ को बढ़ा दूं तो भैया नेचुरल सी बात है, छोटी सी वायर में करंट जल्दी पहुंच जाएगा।
पर अगर हम बड़ी वायर कर दें तो करंट पहुंचने में टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि बड़ी वायर का रेजिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। और एक है पतली वायर और एक है मोटी वायर, तो किस में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा? नेचुरल सी बात है, पतली वायर में। जितने शॉर्ट सर्किट होते हैं कब होते हैं? पतली वायर में होते हैं। मोटी मोटी वायर्स में करंट अच्छे से जा सकता है। इसका मतलब अगर एरिया ज़्यादा है, मोटी वायर है, तो रेजिस्टेंस कम होता है। अगर लेंथ ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस भी क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो दो फैक्टर हैं जिस पे हमारा रेजिस्टेंस क्या करता है? डिपेंड करता है। अगर मैं, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, चलिए मैं आपको इस, देखिए मुझे, मेरा मकसद ये नहीं है कि हम लास्ट वाली ये जो हमारे क्वेश्चंस हैं इसी को हम फॉलो करें। मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ पूरा कंसेप्ट बताने वाला हूँ, ताकि कल को इन फ्यूचर इनसे अलग क्वेश्चन भी आए तो आप उसको करने के काबिल हो जाएं। तो मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। मान लीजिए ये लेंथ है L, इस लेंथ का एरिया है A, मतलब इतनी मोटी ये लेंथ है, एरिया A है, इसका लेंथ इसकी L है। तो मुझे इसका रेजिस्टेंस निकालना है। इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? इसका फॉर्मूला होता है रो L अपॉन में A। R क्या होता है? रेजिस्टेंस। रो क्या होता है? रो होता है रेजिस्टिविटी। दिस इज नॉन एज रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का मतलब है करंट रोकने की क्षमता। रेजिस्टिविटी हम बोलते हैं करंट रोकने की क्षमता को, और R क्या होता है हमारे पास? रेजिस्टेंस। ठीक है। अगर मैं इस तार को स्ट्रेच कर दूं, मतलब मैं इसकी लेंथ को बढ़ा दूं, फेमस क्वेश्चन है भाई। अब मुझे बताओ, अगर मैं तार को खींचूंगा तो तार की मोटाई बढ़ेगी कि कम होगी? जब तार खींचेगी तो उसकी मोटाई तो कम होने लग जाएगी, मतलब उसका एरिया क्या होने लग जाएगा? कम होने लग जाएगा। तो एरिया को मैं लिख दूंगा A/2। अच्छा, मैं 3 गुना खींचूंगा तो एरिया कितना हो जाएगा? A/3। मैं 2 गुना खींच रहा हूँ, एरिया कितना हो जाएगा? A/2। तो ऐसे चलेगा। अब मुझे बताओ, इस वाले का रेजिस्टेंस तो मैंने R ले लिया था, इस वाले का रेजिस्टेंस कितना होगा? R' इज इक्वल टू रो। अब की वाली लेंथ कितनी है? 2L। एरिया कितना है? A/2। तो ये 2 ऊपर चला गया, आंसर क्या आ गया? R' इज इक्वल टू रो। ये 2 ऊपर चला गया, कितना आ जाएगा? 4 लेंथ अपॉन में एरिया। और ये क्या चीज़ है? ये देखो आप, पुराने वाला रेजिस्टेंस है, तो R' कितना हो जाएगा? 4 इंटू में R। तो मतलब कि जब मैंने इस तार को स्ट्रेच कर दिया, अब जो मेरा रेजिस्टेंस बना वो पुराने वाले रेजिस्टेंस से 4 टाइम्स क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। 4 टाइम्स क्या हो गया? बढ़ गया। तो इसको बोलते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। माने कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस पे इफेक्ट डालते हैं? जरा मेरे इस क्वेश्चन का आंसर देना। आप इस क्वेश्चन का आंसर देना। ये वायर है, इस वायर की लेंथ को हमने 3 गुना कर दिया। हमने वायर की लेंथ को 3 गुना कर दिया, तो बताओ आंसर क्या है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वायर की लेंथ 3 गुना करने पे रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ा? तो ये है हमारे पास R और ये है हमारे पास R'। तो इस रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? तो आप कहेंगे सर 9 टाइम्स हो जाएगा। कैसे 9 टाइम्स हो जाएगा? मैंने फॉर्मूला बताया अभी आपको, लेंथ अपॉन में एरिया। लेंथ कितनी कर दी आपने? 3 टाइम। अब देखो, आपको एरिया नहीं दिया हुआ है, तो भाई ये कॉमन सेंस है। अगर लेंथ 3 गुना बढ़ रही है तो एरिया A/3 हो जाएगा, कॉमन सेंस है। तो एरिया कितना हो जाएगा? A/3। ये 3 ऊपर चला गया तो कितना आ गया? 9 लेंथ अपॉन में A, साथ में रो चली रहा है रेजिस्टिविटी। और ये क्या है हमारे पास? L रो A क्या है हमारे पास? पुराना रेजिस्टेंस। तो नवा रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 9 टाइम्स R हो जाएगा। सो दिस इज द क्वेश्चन। मेरे एक और क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए। ये एक वायर है, ये एक वायर है, उसकी लेंथ कितनी है? L, उसका एरिया कितना है? A। मैंने इस लेंथ को 4 गुना खींच दिया। मेरे शब्दों को ध्यान से देखना, मैंने इस लेंथ को 4 गुना खींच दिया। अब बताओ इसकी रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा? मेरे वर्ड को ध्यान से सुनो। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, मैं ये पूछ रहा हूँ रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो बच्चे पेन उठाएंगे और करना शुरू कर देंगे, लेंथ को 4 गुना। अगर लेंथ 4 गुना है तो एरिया A/4, ये सब करने लग जाओगे। भाई ध्यान से सुनो, उन्होंने बोला रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो मैं लिख देता हूँ रेजिस्टिविटी नॉट डिपेंड ऑन डायमेंशन, नॉट डिपेंड ऑन डायमेंशन। इसका मतलब ये है रेजिस्टिविटी का इससे कोई लेना देना नहीं होता लेंथ कितनी है, एरिया कितनी है। रेजिस्टिविटी कुछ चेंज नहीं होगी। इसका आंसर है डज नॉट इफेक्ट ऑन द रेजिस्टिविटी। आप कहेंगे सर रेजिस्टिविटी फिर किस बात पे डिपेंड करती है? तो मटीरियल किस चीज का है, ना कि लेंथ और एरिया पे डिपेंड करती है। सिंपल थिंग, समझ में आ रही है बात आपको? तो मेरे कहने का यही मतलब है, हाउ यू एक्सप्लेन द रेजिस्टेंस फैक्टर एंड रेजिस्टिविटी फैक्टर। तो रेजिस्टेंस विल डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया, मतलब डायमेंशन ऑफ द बॉडी, बट रेजिस्टिविटी इन सब बातों पे डिपेंड नहीं करती।
ध्यान से पढ़ना है। रेजिस्टिविटी है तो नो इफेक्ट आपने आंसर में लिखना है। तो ये क्वेश्चन का आंसर फटाफट से हम दे लेते हैं अपना। आप इस क्वेश्चन का आंसर हम दे लेते हैं फटाफट से। चलिए, अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एक वायर है, उसका रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम। ये रही वायर, 10 ओम का रेजिस्टेंस था। अब इस वायर को हमने क्या कर दिया, स्ट्रेच टू ए लेंथ डबल ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। पहले एल लेंथ थी, अब मैंने इसको 12 कर दिया। ठीक है, तो अब जब बताना एरिया कितना होगा। अगर लेंथ मैंने 12 कर दी तो एरिया कितना होगा, a/2 हो जाएगा। अब इसका रेजिस्टेंस r है, इसका रेजिस्टेंस r डैश है, तो r डैश कितना आ जाएगा। पहले मैं लेंथ को चेंज करता हूँ, लेंथ 12 हो गई है, एरिया a/2। देख लो एरिया दिया नहीं है, ये हमने अपने आप लेना है, तो 2 ऊपर आ जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 4 रो लेंथ अपॉन में एरिया। ये हमारे पास क्या है, पुराना रेजिस्टेंस। ये पुराना रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, r डैश मतलब नवा रेजिस्टेंस। पुराना रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 10, तो 4 इंटू में कितना आ जाएगा हमारे पास 10, और 4 इंटू में 10 कितना आ जाएगा हमारे पास 40। मतलब हमारा जो नवा रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा 40 टाइम हो जाएगा। बट अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन में पूछा करंट पर क्या फर्क पड़ेगा। हम तो ये फैक्टर्स निकाल रहे हैं, रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। अब करंट पे क्या फर्क पड़ेगा, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, ओम्स लॉ लगाएंगे। अब ओम्स लॉ क्या होता है, अभी ध्यान रखना, 40 टाइम रेजिस्टेंस बढ़ गया है। ओम्स लॉ क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। ओम्स लॉ जस्ट ये बात बोलता है, जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका करंट क्या होगा, बढ़ेगा। ये सारी दुनिया की इजी सी बात है, जितनी बड़ी बैटरी होगी उतना ज़्यादा करंट होगा। भाई बाइक के अंदर जो बैटरी लगी है वो कार में थोड़ी लग सकती है, क्योंकि जो बाइक वाली बैटरी है उसका काम केवल बाइक के इंस्ट्रूमेंट्स को चलाना है। क्यों, क्योंकि बाइक की वोल्टेज क्या है, कम है, बट कार की वोल्टेज क्या है, ज़्यादा है, तो कार वाली से आप ज़्यादा लगा सकते हो। घर में जो बैटरा लगा है, हम बैटरा बोलते हैं, बैटरी भी नहीं बोलते क्योंकि बड़ी होती है ना, उससे आप जितना मर्जी करंट यूज़ कर सकते हो। तो ओम्स लॉ ने क्या बोला, जितनी ज़्यादा बैटरी लगाओगे मतलब वोल्टेज लगाओगे उतना ज़्यादा करंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसको हम इक्वल में ले आए तो एक रेजिस्टेंस आ जाएगा R, इसको हम बोलते हैं ओम्स लॉ। आप भी यही मिस्टेक मत करना जो हम करते थे पहले। हम भी यही करते थे, हमसे कोई पूछता था व्हाट डू यू मीन बाय ओम्स लॉ, तो हम बोलते थे वोल्टेज करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट भी बढ़ेगा। ये तो होता है, बट इसके साथ साथ हमें एक और चीज़ बोलनी होती है। ध्यान है आपको, अगर आपको ध्यान है ना, ओम्स लॉ की डेफिनेशन में खाली यही नहीं बोलना वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, इसके साथ साथ एक और चीज़ बोलनी है। तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख के बताइएगा, कमेंट सेक्शन में, कि ओम्स लॉ की परफेक्ट डेफिनेशन क्या है। वोल्टेज और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है, बट साथ में हम और क्या लगाते हैं, चलो मैं बता ही देता हूँ। ये काम कब होगा, ये काम तब होगा जब फिजिकल कंडीशन का मतलब क्या है, जैसे ये तार लगी हुई है, आपने बैटरी लगा रखी है, बैटरी आपने लगा रखी है, तार करंट चल रहा है। अब अगर आप बाहर की कंडीशन जैसे टेम्परेचर, जैसे प्रेशर, ये बाहर की फिजिकल कंडीशन है, इसको आप कांस्टेंट ले लेंगे, मतलब इसको आपने चेंज नहीं करना। टेम्परेचर बाहर वाले को कांस्टेंट रहने देना है, प्रेशर को कांस्टेंट रहने देना है, उसको आपने चेंज नहीं करना। तब हम बोलेंगे वोल्टेज और करंट दोनों क्या आएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएंगे। तो यहाँ से ग्राफ बनेगा, ये है वोल्टेज, ये है करंट। ग्राफ कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बनेगा, नॉट स्ट्रेट लाइन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ बनेगा। और आर इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉन्स्टेंट। इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे। 1 मिनट थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, देखते हैं एक बारी। चलिए ठीक है, तो इतनी बात हमें समझ में आ गई है कि ओम्स लॉ क्या है, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। और ये सारी चीज़ें अपन को इतनी सी बात क्या हो गई है, समझ में आ गई है। तो हमारा जो रेजिस्टेंस था वो कितना आ गया था नवा, वो 40 आ गया था। ठीक है, न्यू रेजिस्टेंस हमारा कितना हो गया था, 40 हो गया था। मतलब डबल बढ़ाएंगे तो 4 टाइम हो जाएगा, और पुराने वाला 10 है, तो 4 इंटू में 10 कितना हो जाएगा, 40। तो नवा रेजिस्टेंस कितना हो गया, 40 हो गया। अब हमें पूछा करंट कितना हो जाएगा, तो मैं ओम्स लॉ लगाऊंगा। अगर मैं आई और वी अपॉन आर लिख दूं यहाँ पे, अगर रेजिस्टेंस हमारा 40 हो गया था, मतलब 4 टाइम्स हो गया था, 40 का मतलब 4 टाइम, पुराना तो 10 है ना, तो 4 टाइम, तो करंट हमारा क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, 1/4 टाइम्स हो जाएगा। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, 1/4 टाइम क्या हो जाएगा, ओरिजिनल वैल्यू से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो व्हाट इज द आंसर, आंसर इज सी, 1/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू।
वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपको समझ में आया है अच्छी बात है, नहीं आया तो इस पर प्रैक्टिस करो, आप क्वेश्चंस करो तो आपको पता लगेगा वोल्टेज और रेजिस्टेंस कैसे कैसे क्या होते हैं, चेंज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अब आ रहा है इलेक्ट्रिक बल्ब, एक बल्ब है, इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट जनरेटर, द करंट ड्रॉन 600 मिली एम्पियर, व्हाट इज द पावर। आइए समझते हैं पावर क्या होती है भाई, ध्यान से समझना। पावर का फॉर्मूला है वोल्टेज इंटू में करंट। अब V की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, IR, ओम्स लॉ यही होता है ना। अब इस V को मैं अगर यहाँ पुट करूँ तो पावर का एक और फार्मूला आ जाएगा IR इंटू में I, तो कितना हो जाएगा I स्क्वेयर R, तो ये हो जाएगा मेरा दूसरा फार्मूला। तो पहला फार्मूला मेरा पावर का कौन सा हो गया, पहला फार्मूला मेरा पावर का हो गया है ये वाला, दिस वन, दिस इज द फर्स्ट। दूसरा फार्मूला क्या हो गया, ये वाला। अब मुझे तीसरा फार्मूला बनाना है पावर का। अब तीसरा फार्मूला पावर का मैं कैसे बनाऊंगा, थर्ड फार्मूला में कैसे बनाऊंगा, इसको मैं चेंज कर देता हूँ दोबारा से। एक आ गया वी आई, एक आ गया आई स्क्वेयर आर। अब मैं आई को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से देखो, यहाँ से मैं आई को क्या लिख सकता हूँ, वी बाई आर, ये लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि ये आर नीचे चला गया। तो आई की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, वी बाई आर। तो जब मैं पावर कितना आ जाएगा, पावर आ जाएगा आई की जगह मैं पुट कर दूंगा वी बाई आर का होल स्क्वेयर इंटू में आर। तो एक आर से एक आर कट जाएगा, तो पी का एक और फॉर्मूला हो जाएगा वी स्क्वेयर अपॉन में आर। तो ये तीन फॉर्मूले पावर के हैं, और इन तीनों फॉर्मूलों से हर साल क्वेश्चन है आपकी एनडीए का, हर साल क्वेश्चन इन तीनों फॉर्मूलों से है। तो एक फॉर्मूला वी आई, एक फॉर्मूला आई स्क्वेयर आर, बन कैसे रहे हैं ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, ओम्स लॉ का यूज करके बन रहे हैं। और तीसरा फॉर्मूला है वी स्क्वेयर अपॉन में आर। और एक और फॉर्मूला होता है पावर का, वो क्या होता है, वर्क अपॉन में टाइम। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन में टाइम। एक और फॉर्मूला है W बाय टाइम, ठीक है। तो इन चारों फॉर्मूले से हम अलग अलग क्वेश्चन करते हैं। तो इस क्वेश्चन का हम आंसर निकाल लेते हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर हम निकाल लेते हैं, अब देख लेते हैं एक बारी। चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, 220 वोल्ट है, वोल्टेज दे दी 220, द करंट ड्रॉन इज 600 मिली एम्पियर, मिली मतलब 10 रेज टू पावर -3। आपको पता होना चाहिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मिली का मतलब होता है 10 - 3, माइक्रो का मतलब होता है 10 - 6, नैनो का मतलब होता है 10 - 9, एंगस्ट्रोम का मतलब होता है 10 - 10, पीको का मतलब होता है 10 - 12, और फर्मी का मतलब होता है 10 - 15। अब ये चीज़ें तुम्हें पता होना चाहिए, कौन कितनी, माइक्रो कितनी, फर्मी कितना कितना होता है, ठीक है। अच्छा फर्मी कहाँ पे हम यूज़ करते हैं, न्यूक्लियस के लिए। अगर हम कहें न्यूक्लियस का डायामीटर कितना है, तो हम बोलते हैं 10 रेज टू पावर -15 मीटर, मतलब 1 फर्मी के इक्वल। तो दिस इज द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। माइक्रो हम यूज़ कर लेते हैं, नैनोमीटर सब यूज़ करते हैं। मिली, मिली का मतलब होता है 10 - 6। ऐसे एक होता है मेगा, और मेगा का मतलब होता है 10 - 6, माइक्रो का मतलब है 10 - 6, मेगा का मतलब है 10 + 6। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से क्या करके रखना है, याद करके रखना है। तो यही क्वेश्चन था। इसी क्वेश्चन में क्या है, वोल्टेज दी हुई है, करंट दिया हुआ है, देखिए यहाँ से, और हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब। अब नेचुरल सी बात है, पावर निकालने के 3 फॉर्मूले बताए थे, एक बार बताना जरा। पहला फॉर्मूला था वी आई, दूसरा फॉर्मूला था आई स्क्वेयर आर, बना कैसे था, ओम्स लॉ का यूज़ करके। तीसरा फॉर्मूला क्या था, थर्ड फॉर्मूला क्या था, मैंने इस आई की जगह क्या पुट कर दिया था, देखो यहाँ से आई की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, वी बाई आर पुट कर सकता हूँ। आई की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, वी बाई आर पुट कर सकता हूँ। तो वी बाई आर का स्क्वायर हो गया, ये यहाँ पे आर लगा था, तो तीसरा फॉर्मूला क्या आ गया था, वी स्क्वायर अपॉन में आर। अब आप मुझे बताओ कौन सा फॉर्मूला यहाँ पुट करोगे, इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा। वोल्टेज हमें पता है, करंट हमें पता है, तो भैया पावर ही तो निकालनी है, तो केवल फर्स्ट फॉर्मूला लगा देते हैं, पावर का फॉर्मूला फर्स्ट लगा देते हैं, जो कि कितने है, जो कि हमारे पास कितने है, पावर को हम रिप्रेजेंट कर लेंगे V इंटू में I करके, यहाँ से हमें क्या निकल आएगा, फॉर्मूला हमारा क्या होगा, निकल आएगा। देख लेते हैं, ठीक है। तो पावर का जो फॉर्मूला है वो कितना है, V इंटू में I। व्हाट इज द V, 220, व्हाट इज द I, 600, 10 रेज टू पावर -3। सो दिस इज द पावर। अब हमने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। देखो यहाँ पर 3 जीरो हैं, 3 जीरो हैं यहाँ पे, तो वो -3 है।
तो -3 से तीनों जीरे कट हो रही हैं। अब खाली बचा 22 इंटू में 6 मतलब 12 और ये 132। तो 132 इज द आंसर। सो दिस इज द आंसर। यहाँ बस गेम यही थी कि मिली को चेंज करना था। जिनको आता था मिली कैसे चेंज करें उन्होंने तो कर दिया, जिनको नहीं आता तो वो ये गलत करा है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डीसी जनरेटर वर्क ऑन। डीसी जनरेटर दो तरह के जनरेटर होते हैं, एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर। चलिए बात करते हैं। करंट क्या होता है? बेसिकली दो तरह का होता है, एक होता है अल्टरनेटिंग करंट, एक होता है डायरेक्ट करंट। सर हमारे घर में कौन सा आता है? अल्टरनेटिंग करंट। कितनी वोल्टेज पे? 220 वोल्टेज पे। बाहर जो फॉरेन है या बाहर जो करंट चल रहा है बड़ी बड़ी वायर्स में, वो कौन सा है? जो खेतों में आता है जिससे ट्यूबवेल चलते हैं, वो कौन सा है? डीसी करंट आता है। वो कौन सा होता है? 440 वोल्ट होता है। अब आप कहेंगे सर मैं आपसे पूछूंगा इन दोनों में से भाई डेंजरस कौन है? ये आपका क्वेश्चन आ सकता है भाई। अगर आप मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपको इस साल एनडीए में आ सकता है कि एसी और डीसी में से डेंजरस कौन है। मोस्ट ऑफ द 50% जनता वो ये बोलती है जिसकी वोल्टेज ज़्यादा वो डेंजरस, और सोचेंगे भी हम यही कि 440 वोल्ट है तो डीसी डेंजरस होगा। बट डेंजरस कौन होता है? एसी। हु इज़ द डेंजरस? एसी इज मोर डेंजरस। एसी ही सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है। क्यों डेंजरस होता है? बात को समझो आप। क्योंकि एसी एक तरह का अट्रैक्टिंग करंट है। अब ये क्या होता है सर? अट्रैक्टिंग का मतलब है एक बार आपने अगर एसी को पकड़ लिया, छू लिया वायर को, तो बस 5 सेकंड का समय मिलता है आपको। अगर छूट गए, अदरवाइज वो आपको क्या कर लेता है? अट्रैक्ट कर लेता है। और बट आप डीसी को अगर आप छू लेते हैं तो वो आपको झटका मारता है और काफ़ी लॉन्ग पीरियड मिलता है हमें झटका लगने के लिए। तो डीसी से हम झटके मार के पीछे हो सकते हैं, बट एसी तो हमें अट्रैक्ट ही कर लेगा। दैट्स वाई एसी इज डेंजरस। फिर आप मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे एसी की क्या होती है? एसी की फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्स। डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 0 हर्ट्स। आप कहेंगे सर जब हम पानी से बना रहे हैं तो कौन सा बन रहा है? पानी जब टरबाइन घूम रहे हैं उस वक्त नवे डैम से पानी गिराया, हमारे आसपास का डैम बताओ, भाखड़ा नगर डैम, यहाँ से पानी गिराया तो सिर्फ टरबाइन घूमे, करंट बना, कौन सा बना? डीसी बनता है। उस डीसी को फिर भेजते हैं वायर के जरिए, ट्रांसमिशन करते हैं उसकी। घर में कैसे आ जाता है फिर एसी? भेज तो डीसी रहे हैं, क्या एसी को नहीं भेज सकते? नहीं भेज सकते, क्योंकि एसी की वोल्टेज कम है, वो ज़्यादा लंबा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगा। डीसी लंबा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। तो उससे क्या होगा फिर? उससे ये होगा कि डीसी हम दूर तक भेज सकते हैं, लंबा डिस्टेंस तक भेज सकते हैं। फिर घर में तो एसी आ रहा है तो भैया रास्ते में क्या लगे हुए हैं? ट्रांसफार्मर। रास्ते में पावर हाउस है, वो पावर हाउस और ट्रांसफार्मर क्या कर रहे हैं? उस डीसी को किस में चेंज कर रहे हैं? एसी में चेंज कर रहे हैं, और एसी हमें घर में आकर मिल रहा है। तो इन बातों को आपको अच्छे से क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। फिर हमारा क्वेश्चन है डीसी जनरेटर वर्क किस पे करता है? तो ओम्स लॉ तो नहीं हो सकता। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, ये हीट से रिलेटेड है, I²RT, ये भी नहीं हो सकता। नन ऑफ वो चलो हटाई दो। तो दिस इज द फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये इस पे हमारा डीसी मोटर वर्क करता है। अब हम बात करते हैं जरा थोड़ी देर। देखिए मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपको क्वेश्चन रटवा दूं, मेरा मकसद है यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूं, और इस तरह से कॉन्सेप्ट समझा दूं कल को इन्हीं टॉपिक में से कोई और क्वेश्चन आए तो आप उसको करने के लायक हो एग्जाम में, वो भी जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम की भी गेम है। 25 से 26 क्वेश्चन फिजिक्स में आ रहे हैं। कितना टाइम हम लगा के चले? मोस्ट प्रोबेबल 20 मिनट्स इज इनफ इन सारे क्वेश्चन करने में। अगर आप 25 क्वेश्चन कर दे रहे हैं इसका मतलब आप 100 मार्क्स ले रहे हैं। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो 25 इंटू में 4 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो इस चीज़ को देखते हुए मैं आपको बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या होता है। शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं EMI। दिस इज नॉन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बताई किसने? फेराडे ने बताई। फेराडे ने 2 लॉ दिए थे जिससे हमें पता लगा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होती है। तो समझ लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्या मतलब है। सबसे पहली बात, मान लो ये मैग्नेट है। हम सबको पता है मैग्नेट में 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है। और मान लो यहाँ पर एक कोयल लगी हुई है। कोयल का मतलब क्या है? कॉपर की वायर को ऐसे घुमा दो तो ये क्या बन जाएगी? कोयल बन जाएगी। और यहाँ मैंने एक वोल्टमीटर लगा रखा है, और मेरे पास साथ मैग्नेट है और साथ में मैंने क्या लगा रखी है? कोयल लगा रखी है। तो जैसे ही मैंने कोयल को, मैंने क्या करा? मैग्नेट को आगे पीछे किया, मैग्नेट को आगे लेके गया पीछे, ऐसे जैसे मैग्नेट है ऐसे ऐसे करता रहा, मैं ऐसे ऐसे करता रहा। तो इसके कारण क्या होगा? मैं मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहा हूँ, और जब जब मैं मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करूंगा तब तब अपने आप इस कोयल पे क्या पैदा होना शुरू हो जाएगा? करंट पैदा होना शुरू हो जाएगा। अगर आप इस बात को नहीं समझते
तो आप मेरी एक और बात को करिएगा, अपने क्लासमेट को या फिर रूममेट को एक कुर्सी पे बिठा दे और उसके पीछे से उसको टॉवल मारने हैं, तौलिए मारने हैं कुर्सी पे। हाँ, उस जो बंदा बैठा है कुर्सी पे उसके नीचे शूज़ या फिर स्लीपर्स होने चाहिए, डायरेक्टली टच नहीं होना चाहिए ग्राउंड से। तो पीछे से आप उसके तौलिए मारते रहो, तो फिर 5 मिनट तक ये काम करो। 5 मिनट के बाद उसको रेस्ट पे रहना है। 5 मिनट के बाद आप उसको टच करना, आपको करंट लगेगा। क्यों हुआ ऐसा? जब आप उसके तौलिए मार रहे थे, आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे थे। आप कहेंगे सर ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आ गई? भाई अर्थ हमारी मैग्नेट है, अर्थ इज एक्ट एज अ मैग्नेट, अर्थ में मैग्नेटिज्म है। तो उसके कारण क्या होगा? उस बंदे पे करंट आना शुरू हो जाएगा। मतलब जब आप मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, उसके कारण क्या होने लग जाता है? करंट आना शुरू हो जाता है। किस पे? कोयल पे। और जब करंट पे, कोयल पे करंट आना शुरू हो जाएगा, वो कितना करंट आएगा और कितनी देर तक रहेगा? तो भैया वो जो करंट आएगा उस करंट को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। मेरे वर्ड को आप सुनते जाओ, सारे क्वेश्चन आपको पेपर में आ रखे हैं। इंड्यूस्ड करंट का मतलब होता है ऐसा करंट जो कुछ देर के लिए पैदा हुआ है। एक होता है प्रोड्यूस करंट, हम ये नहीं बोल रहे प्रोडक्शन ऑफ करंट मतलब सारी उम्र के लिए करंट रहेगा। हम बोल रहे हैं इंड्यूस करंट, कुछ समय के लिए वो क्या रहेगा? करंट वहाँ पे रहेगा। कैसे बनाया है वो? जब हमने क्या चेंज करी? मैग्नेटिक फील्ड चेंज करी। मैग्नेटिक फील्ड को कैसे चेंज करा? मैग्नेट को आगे पीछे करके। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो डीसी मोटर में यही हो रहा होता है। डीसी जनरेटर में जब करंट बन रहा होता है, वहाँ मैग्नेट का यूज होता है, उसके करके बन रहा होता है। इसलिए हम इसको बोलेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस चीज को आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करंट दे रखा है 0.6 एम्पियर, टाइम 10 मिनट, समय 10 मिनट में दिया हुआ है। क्या निकालना है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? बच्चों वाला क्वेश्चन, अगेन लड्डू क्वेश्चन, सब 22 या 23 के क्वेश्चन है ये। तो चार्ज और करंट का फॉर्मूला क्या है? मैंने अभी बोला था, व्हाट डू यू मीन बाय करंट? करंट की डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, दिस इज द करंट। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, करंट को हम लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। इसका मतलब ये है जब चार्ज कुछ समय के लिए चले तो फिर वो क्या क्रिएट करता है? करंट क्रिएट करता है। तो I इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी, ये फॉर्मूला बन गया। अब सीधी सी बात है, मुझे I भी दिया हुआ है, मुझे T भी दिया हुआ है, मैं Q निकाल देता हूँ। Q कैसे निकलेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे निकलेगा। अब यहाँ से Q कितना आ जाएगा? I कितना मुझे दिया हुआ है? I मुझे दिया हुआ है 0.6 एम्पियर में ही है, मिली में नहीं है, सिंपल एम्पियर में है। इनटू में टाइम कितना दिया हुआ है? 10 मिनट्स। यू नो 10 मिनट्स का मतलब क्या है भैया? आपको सेकंड में चेंज करना है। जब भी फिजिक्स में टाइम दिया होता है, चाहे वो घंटे में हो चाहे वो मिनट में हो, आपका धर्म बनता है ये, आप उसको सेकंड में चेंज करें। तो मिनट्स को सेकंड में कैसे चेंज करें? 10 मिनट्स है तो 10 इंटू में 60, ऐसे चेंज होगा। पॉइंट हटाओ, 10 एक जीरो नीचे लगी, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 6 इंटू में 6, 3 6 36 और एक और जीरो, तो 360 इज द करेक्ट आंसर। आंसर इज सी। तो भाई बात है यूनिट्स की भी, यूनिट्स भी हमें अच्छे से क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई आर द टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट मेड बाय, ये थोड़ा अभी कॉन्सेप्ट है, ये आगे बताऊंगा। इसे नेक्स्ट वाला पढ़ लेते हैं हम। द टू रेजिस्टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आपको फिजिक्स में क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, आपको क्लियर करना है रेजिस्टेंस वाला टॉपिक। अभी मैंने रेजिस्टेंस वाले फैक्टर क्लियर करे थे, अब मैं एक और बात बोल देता हूँ, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस सबने पढ़ ही लिया होगा क्योंकि एग्जाम तो आने वाला है आपका। तो कुछ बातें मैं अपनी तरफ से आपकी प्रिपरेशन में ऐड कर देता हूँ। तो रेजिस्टेंस को या तो आप सीरीज में लगाते हैं या रेजिस्टेंस को आप किस में लगाते हैं? पैरेलल में लगाते हैं। तो ये मैं बात कर रहा हूँ सीरीज में लगाने की। सीरीज में लगाने का मतलब आप रेजिस्टेंस को ऐसे लगा दो, R1 R2 R3। तो जब हम सीरीज में लगाएंगे तो भैया कुछ नहीं, आंसर सीधा क्या करना होता है? इनको प्लस करना होता है, तो आप आंसर बना देते हैं। और यही चीज़ अगर हम पैरेलल में लगाएं तो पैरेलल में लगाने में गलती सुनो आपकी क्या होती है। अब मिस्टेक मैं आपकी बताऊंगा, मेरा मतलब ये नहीं है आपको करवाना है, ये तो आपको पता ही होगा, बट मैं आपको बताऊंगा आपकी मिस्टेक कहाँ हो सकती है, ताकि आप उस मिस्टेक को ठीक करके उसको अच्छे से अभी ठीक कर लो एग्ज़ाम होने से पहले पहले। तो मान लो ये रजिस्टर लगा हुआ है R1, ये रजिस्टर लगा हुआ है R2, ये रजिस्टर लगा हुआ है R3। तो इनका मुझे टोटल रजिस्टर निकालना है कि ये पैरेलल में है, एक के नीचे एक है। तो जब ये पैरेलल में है तो फार्मूला क्या लगेगा? 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 इज इक्वल टू 1/r3।
अब प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम यहाँ ये होती है, मान लो ये 2 दिया है, ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो मैं यहाँ 2 लिख देता हूँ, 2 लिख देता हूँ। एलसीएम ले लेता हूँ इसका, तो कितना आ जाएगा, एलसीएम 2 ही आ जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। हम इसको टिक कर देते हैं आंसर, हम 3/2 को जल्दी जल्दी में टिक कर देते हैं। मुझे 1/r नहीं निकालना, मेरे को r निकालना है। तो जब मुझे r निकालना है तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। तो r कितना हो जाएगा मेरे पास, 2/3। r की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 2/3। मतलब कि जब रेजिस्टेंस निकालते हैं पैरेलल में, उसको उल्टा करना होता है। इस चीज़ को आप समझ लो। अब ये उल्टा करना हम भूल जाते हैं, इसके लिए मैं ख़त्म ही कर रहा हूँ, उल्टे करने वाली चीज़ ख़त्म ही कर लेता हूँ। मान लो मेरे पास 2 रेजिस्टेंस है, ये 2 रेजिस्टेंस है मेरे पास, ये है 2, ये है 2। मुझे इसकी वैल्यू टोटल रेजिस्टेंस निकालना है मुझे। तो मैं टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालूंगा, 1/r इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2, ऐसे निकालूंगा तो कितना आ जाएगा ये, 1/r इज इक्वल टू 2 + 2, मतलब कितना आ जाएगा, ये 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो मैं एलसीएम वाला तरीका नहीं करूँगा, हमें कुछ नहीं करना, दोनों को इंटू करो और दोनों को प्लस करो, 4/4 इज इक्वल टू 1। यहाँ उल्टने वाला चक्कर नहीं है। मान लो 2 रेजिस्टेंस दिए हैं, दोनों को इंटू करो, दोनों को क्या करो, आपस में प्लस करो। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, फिर हम करने वाले हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं क्वेश्चन के साथ साथ पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ, ताकि आपको नेक्स्ट अभी जो पेपर है उसमें ये तो क्वेश्चन आने नहीं वाले, एक अद्धा रिपीट भी हो जाए, ऐसे ही आने, बट स्टाइल चेंज हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बोला एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे 2m, एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे 3, एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे 3। मुझे आप इसका आंसर निकाल के बताओ कि इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो भाई मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई है, 2 इंटू में 3, 2 + 3 प्लस में 3। ये तो पैरेलल में इंटू करो प्लस करो, और वो सीरीज में है इसके साथ, तो प्लस में 3। तो व्हाट इज द आंसर, 6/5 प्लस में 3। तो कितना आंसर आ गया, ये कितना आ जाएगा, 1.2। तो 1/2 प्लस 3, आंसर कितना आ गया, 4.2। दिस इज द आंसर। बात समझ में आ रही है। ये सेम क्वेश्चन आपको आ रखा है, ऐसे से पता नहीं कितने क्वेश्चन आपको आ रखे हैं। ठीक है जी, तो इस बात को हमें पता लग गया। मेरा एक और क्वेश्चन है, एक वायर है, बताना जरा आंसर। ये एक वायर है, इस वायर के हमने इस वायर को, इसकी लेंथ L थी, इसकी लेंथ कितनी थी, L थी, और इसका रेजिस्टेंस था R, इसका रेजिस्टेंस R था। मैंने इस वायर को बीच में से पकड़ा और 180 डिग्री पे रोटेट कर दिया, मतलब ये वाला हिस्सा भी यहाँ पे ले आया मैं। जब मैंने जैसे ये है हमारा वायर, इसको बीच में से पकड़ा और ऐसे कर दिया वायर को। अब इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ, जब मैंने इसको 180 डिग्री से रोटेट कर दिया, एक तो एरिया बढ़ गया उसका, और लेंथ उसकी क्या होगी, छोटी होगी। एरिया पहले ए था, अब कितना हो गया, 2a हो गया, और लेंथ उसकी क्या होगी, छोटी होगी। तो मुझे बताना है रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ा। तो ये वही लेंथ और एरिया वाला है, लेंथ और एरिया वाला हिसाब किताब है। तो क्या फ़र्क पड़ा, पहले रेजिस्टेंस ये था, अब जब मैंने इसको बीच में से पकड़ के इधर करा, अब इसकी लेंथ क्या हो गई, हाफ होगी, और अब की बार ये एरिया क्या हो गया, डबल हो गया है, क्योंकि मोटी होगी ना वो। तो रेजिस्टेंस कितना आ गया, रो एल, और यहाँ कितना आ जाएगा, 4 है, क्योंकि ये 2 को मैं इकट्ठे कर दूंगा। तो मेरा नवा रेजिस्टेंस कितना आ गया, 1/4 हो गया, किसके, पुराने रेजिस्टेंस के। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करके वो पूछ सकते हैं कि वायर को बीच में से पकड़ना है, ऐसे पीछे मिला दिया, 180 डिग्री पे रोटेट कर दिया, तो वायर तो मोटी हो जाएगी अब, क्योंकि डबल होगी, और जब वायर मोटी हो जाएगी एरिया उसका डबल हो जाएगा, और लेंथ उसकी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग आप ये आंसर निकाल दो। सीरीज पैरेलल का मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको। 2 रेजिस्टेंस R1 R2 रेंज इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन, 2 रेजिस्टेंस है पैरेलल में है, ये लो, ये रहा R1, ये रहा R2 पैरेलल में है, ये मैंने बना दी पैरेलल में है। ठीक है, ऑफ द सेम मटेरियल, मटेरियल इनका सेम है, सेम थिकनेस, ये देखो बहुत अच्छा वर्ड है, मतलब थिकनेस भी इनकी क्या है, सेम रहने वाली है, मतलब एरिया चेंज नहीं हो रहा। इफ द लेंथ ऑफ द R2, थिकनेस सेम है मतलब एरिया चेंज नहीं हो रहा। इफ द लेंथ ऑफ द R2 इज इक्वल टू ट्वाइस द लेंथ ऑफ द R1, ये अगर ये 2 प्रतिरोधक हैं, R1 R2 हैं, एक ही पदार्थ से निर्मित है, समान मोटाई के हैं, यहाँ मेन गेम है, ध्यान से देखो, मोटाई मतलब एरिया का कोई फर्क नहीं है। एक वैद्युत बंद परिपथ में पार्श्व संयोजन में व्यवस्थित, मतलब पार्श्व संयोजन मतलब पैरेलल में व्यवस्थित है, तो R2 की लंबाई R1 की लंबाई से दुगनी हो रही है। तो मैंने लिख दी R2 की लंबाई।
R1 की लंबाई से दुगनी हो रही है। जरा मुझे बताना, अगर लंबाई दुगनी हो रही है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस भी दुगना ही हो रहा होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस और लंबाई एक दूसरे के क्या है, समानांतर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं R2 को क्या पुट कर सकता हूँ, R1 पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ मैं इरेजर ले करके इसको हटा करके और यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ R2 की जगह 2R1 लिख सकते हैं हम, 2R1। बस अब हमने क्या करना है, इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस? यदि R2 की लंबाई दुगनी है तो कुल प्रतिरोध बताओ भाई। कुल प्रतिरोध पैरेलल में है ना, तो 1/R। वैसे हम इसको उससे भी कर सकते थे, इंटू करो और प्लस करो, यही कितना एलसीएम आ जाएगा इसका, 2R1 2R1। तो ये R1 2 और ये 1, तो आंसर कितना आया, 1/R इज इक्वल टू 3/2R। तो कितना आ गया, 2R1 इज इक्वल टू 3R। दिस इज द आंसर, 2R1 इज इक्वल टू 3R। ए इज द करेक्ट आंसर। ध्यान से देखिए, ए इज द करेक्ट आंसर। मतलब बात पता क्या थी, बात थी कॉन्सेप्ट की, बात है कॉन्सेप्ट की। लिखा है थिकनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एरिया का कोई लेना देना नहीं। लेंथ को हम चेंज करके आर की वैल्यू क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द करंट रिक्वायर्ड फॉर ए 60 वॉट? दिख गया ना तुम्हें भैया, पावर दिख गई। डोमेस्टिक सप्लाई वोल्टेज दिख गई तुम्हें। निकालना क्या है, व्हाट इज द करंट? तापदीय बल्ब को आलोकित करने के लिए कितनी विद्युत धारा की आवश्यकता होगी, करंट निकालना है आपको। तो फॉर्मूला क्या था पावर का, VI। तो यहाँ से करंट कितना आया, P/V। P कितना होता है 60, V कितना है 240। बस आप देख लो, यूनिट सेम है, वॉट है, यहाँ भी क्या है, वोल्टेज है, तो यूनिट का तो सेम है, ऐसा यूनिट में ही है सारे, तो ऐसा ही में चलेगा। तो कितना आंसर आ गया, 60 से गया 14, और 14 को हम कितना बोलते हैं, 0.25। दिस इज द बॉम्बे इज द आंसर, बॉम्बे इज द आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी? मैंने आपको बोला था निम्न में कौन सा प्रतिरोधकता के एसआई मात्रक है, सही रूप में दर्शाता है। एसआई मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय मात्रक। तो आर की वैल्यू क्या होती है, ये होती है। अब रो की यूनिट निकालनी है, तो रो कितना हो जाएगा, RA/L। आर कितना है यहाँ पे, और आर की यूनिट क्या होती है भाई, ओम। आर को हम ओम में मापते हैं, तो आर को मैं क्या लिख देता हूँ, ओम। एरिया को मैं लिख देता हूँ मीटर स्क्वायर। लेंथ को मैं क्या लिख देता हूँ, मीटर। तो रो कितना आ जाएगा, ओम मीटर। व्हाट इज द रो, रो इज द ओम मीटर। अच्छा, यहाँ पर पाई लिखा है, पाई की जगह ये ओम है, पाई को हम ओम भी बोलते हैं। ठीक है, तो ओम मीटर, डी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल, समझ रहे हैं बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन का हाई लेवल के नहीं आते, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, बस यूनिट्स का ध्यान रखना है, फॉर्मूलों का ध्यान रखना है। ज़्यादा हाई लेवल की बातें नहीं पढ़नी, जितनी पढ़नी है बट उसको अच्छे से पढ़नी है, फॉर्मूले अच्छे से हमें क्या करने हैं, याद रखने हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट, किसी प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 3 हर्ट्ज। उसका आशय क्या होगा, आशय का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या है भाई, 3 हर्ट्ज का मतलब क्या है, तो हमें पता होना चाहिए। जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है उसका मतलब है नंबर ऑफ साइकिल। वैसे फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/टाइम, ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है। यूनिट इसकी क्या हो सकती है, 1/सेकेंड। तो कितना आ जाएगा, सेकेंड इनवर्स। इसको हम हर्ट्ज भी बोलते हैं। इसका मतलब सीधा सा ये होता है कि भैया पंखा चल रहा है ऊपर, जरा गिनना 1 मिनट में कितना घूमा, या 1 सेकेंड में कितना घूमा, मिनट नहीं, 1 सेकेंड में कितने साइकिल उसने पूरे करे। तो 1 सेकेंड में जो बंदा जितने साइकिल पूरे कर रहा है वो उसकी क्या है, फ्रीक्वेंसी है। सेम यहाँ पर यही है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, 3 हर्ट्ज। इसका मतलब है देयर आर 3 साइकिल पर सेकेंड, ये मतलब है भैया 3 सेकेंड, 1 सेकेंड में 3 बारी घुमा, तो वो उसकी 3 क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी है। कुछ फॉर्मूले और नोट करो, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू C/λ, ये एक फॉर्मूला होता है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम, एक ये फॉर्मूला होता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। C यहाँ होता है स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा होता है वेवलेंथ, ये होती है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक वायर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। रेजिस्टेंस के देखो कितने कॉन्सेप्ट है ना, तो मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया।
ठीक है, उसके बेस पे सारे क्वेश्चन हमारे क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक वायर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम, एक वायर है भाई, ये रही 50 ओम का रेजिस्टेंस है। कट इन 5 इक्वल वायर्स, इसको हमने क्या करा, एक पार्ट इक्वल इक्वल, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट और ये 5वां पार्ट, 5 टुकड़ों में बांट दिया। इस मान करके 5 टुकड़े कर दिए, इक्वल 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 इक्वल। तो जब टोटल उसका 50 ओम रेजिस्टेंस है तो बताना एक टुकड़े का कितना होगा भाई, 10 होगा, क्योंकि मैंने बोला रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ आप इतनी कर रहे हो तो रेजिस्टेंस भी इतना हो जाएगा। तो मतलब कि इसका 10 हो गया, इसका 10 हो गया, इसका 10 हो गया, इसका 10 हो गया, इसका 10 हो गया। और इन वायर को हमने किस में कनेक्ट किया, पैरेलल में कनेक्ट किया। तो जब आप इसको पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो क्या होने वाला है, 1/r, 1/10, 1/10, 1/10, 1/10 और 1/10, ऐसे होता है पैरेलल में। व्हाट इज द आंसर, 5/10. What is the answer, 10/5. What is the answer, 2. Ambala is the correct answer. Andhra Pradesh is the correct answer. Simple thing. चलिए आगे बढ़ते हैं। The device used to produce electric current, अरे क्या बच्चों वाले क्वेश्चन पूछ रहे हो, जनरेटर, अभी तो पढ़ा था हमने। AC जनरेटर मतलब जो करंट को बनाए, जनरेट करने वाली चीज जो बनाती है, कौन सी डिवाइस बनाती है भाई, ये तो मापते हैं, ये मापते हैं। चलो मीटर समझो, मीटर समझो भाई, सारे 3 तरह के मीटर हैं, एक है एमीटर, एक है वोल्ट मीटर, एक है गैल्वेनोमीटर। समझना ध्यान से, फ़र्क बता सकता है कोई, हाँ जी बता सकते हैं सर हम। एमीटर का मतलब है जो करंट को मापे, ओके। वोल्ट मीटर का मतलब है जो वोल्टेज को मापे, बिल्कुल सही बात। कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, वैसे तो मैं बता ही देता हूँ बट आप फिर भी लिखा करो ताकि आपको रिवाइज हो। देखो कमेंट लिखने का मतलब, मैंने क्वेश्चन पूछे ना आपसे, मैंने पहले भी लेक्चर में पूछे थे, अब मैं पूछ रहा हूँ, जब आप उसको टाइप करके लिखोगे ना, वो आपका रिवीजन हो रही है। हमारा मकसद यही होता है कि आपकी रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो मैं आपसे पूछा कि गैल्वेनोमीटर भाई क्या करता है, आप कहेंगे सर गैल्वेनोमीटर तो करंट मापता है, करंट मापता है, तो वो तो एमीटर भी माप रहा है, फिर वो तो एमीटर भी माप रहा है, फिर गैल्वेनोमीटर तो मापता ही है, एमीटर भी माप रहा है, दोनों में फ़र्क क्या है फिर। तो गैल्वेनोमीटर की एक खास बात है, वो खाली करंट मापता ही नहीं है, वो करंट की डायरेक्शन भी बताता है, विच आल्सो गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट। और ये बहुत सेंसिटिव होता है। सेंसिटिव का मतलब क्या है, आजकल के कुछ बच्चे आपने देखे होंगे, जरा सा बोल दिया और डांट दिया और रोने लग गए, किसी ने कुछ कह दिया, कोई प्रॉब्लम आ गई छोटी मोटी सी और आंखों में आंसू आ रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, ठीक है। जरा सा चलो एक बार एग्जाम पास नहीं हुआ, टेंशन में पड़ गए। तो ऐसे हमें शेयर नहीं चाहिए। हमारे शेयर कैसे होने चाहिए, जितनी बार हम फेलियर हमारे सामने आएगा उतनी दुगनी मेहनत हम करेंगे, उतना हम अपने आप को झोंक देंगे और ज़्यादा स्पीड से नेक्स्ट टाइम उस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए। तो सेम हमारे पास यही है कि गैल्वेनोमीटर खाली करंट की डायरेक्शन नहीं बताता, साथ साथ सेंसिटिव भी होता है। सेंसिटिव का मतलब जरा सा करंट भी जा रहा है ना, उसको भी माप देगा। बट एमीटर जरा से करंट नहीं मापता, 0.01 एम्पीयर का करंट जा रहा है, गैल्वेनोमीटर माप लेगा, एमीटर नहीं माप सकता। तो गैल्वेनोमीटर बहुत क्या होता है, सेंसिटिव होता है। तो इतनी बात पता होनी चाहिए आपको। कौन डिवाइस है, जनरेटर डिवाइस है। आगे बढ़ लेते हैं। एक ग्लास प्रिज्म स्प्लिट इन द लाइट इन डिफरेंट कलर। आ जाओ भाई, दिस इज द प्रिज्म, समझ लो अब ध्यान से। यहाँ से लाइट गई, प्रिज्म पे गिरी, प्रिज्म ने क्या करा, 7 अलग अलग कलर बना दिए। क्या करा उसने, 7 अलग अलग कलर बना दिए। बताना कौन कौन से, विब, ग्योर, यही होते हैं। चलो मैं आपसे पूछता हूँ, रेनबो में कितने कलर होते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। 7 मत लिखना भाई, ध्यान से देखना। जब भी आप ध्यान से देखोगे ना किसी चीज़ को, रेनबो बेसिकली एक रेनबो नहीं होता। जब भी रेनबो होता है 2 रेनबो होते हैं, एक होता है प्राइमरी रेनबो, एक होता है सेकेंडरी रेनबो। तो 7 कलर उसके होते हैं, 7 कलर उसके होते हैं, टोटल 14 कलर का रेनबो बनता है। 2 अलग अलग तरह के रेनबो फॉर्म्ड होते हैं। तो इस यहाँ से प्रिज्म ने 7 रंग बना दिए। अब रंग के बारे में पता होना चाहिए। जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ वैसे वैसे वेवलेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। हर एक कलर की अपनी क्या होती है, वेवलेंथ होती है। आप कहेंगे सर ये वेवलेंथ क्या चीज़ है भाई, जितनी ज़्यादा जिसकी वेवलेंथ होती है ना, वो उतनी दूर से दिखाई दे देता है। रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, इसलिए जितने भी डेंजर के साइन है वो किससे मिलके बने हैं, रेड से मिलके बने हैं।
ट्रेन जा रही है, आपने लाल कलर दिखाना है तो आपने चुन्नी तोड़ी और चुन्नी को बांधा डंडे पे और घुमाते हुए लेके चले ड्राइवर के पास। क्यों भाई? क्योंकि उसको दूर से दिख जाएगा कि लाल कलर फहरा रहा है बंदा, इसका मतलब आगे खतरा है, वो स्टॉप मारेगा उसको। ठीक है, तो सिंपल सी बात है वो ये है कि जनरली हम जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी वेवलेंथ क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो रेड की वेवलेंथ क्या होती है? सबसे ज़्यादा। और वॉयलेट की वेवलेंथ क्या होती है? सबसे कम। और आपको पता है जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है उसकी वेलोसिटी कम होती है, ये जानते हो आप? c इज इक्वल टू न्यू अपॉन में लैम्डा। लैम्डा और वेलोसिटी में क्या रिलेशन है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। अब यहाँ प्रिज्म में ध्यान से देखो कौन सा कलर जल्दी मुड़ा और ज़्यादा मुड़ा, इसको बोलते हैं डेविएशन। डेविएशन मतलब कौन जल्दी से मुड़ रहा है, ज़्यादा मुड़ रहा है, तो वो कौन सा मुड़ रहा है? वॉयलेट। आर जो है वो हल्का सा ही मुड़ रहा है, तो आर की डेविएशन क्या होती है? कम होती है। क्यों? क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। डेविएशन किस बात पे डिपेंड करती है? वेवलेंथ पे। प्रिज्म में एक रेलेफ फार्मूला होता है, उसके अकॉर्डिंग हम डेविएशन निकालते हैं, किसकी ज़्यादा है किसकी कम है। तो आर की कम है, वॉयलेट की क्या है? ज़्यादा है। पढ़ लेते हैं क्या क्वेश्चन है। देखिए, रेड लाइट विल डेविएट द मोस्ट, ये तो गलत हो गया, आर तो सबसे कम होता है। ठीक है, रेड लाइट विल डेविएट द मोस्ट, गलत हो गया। वॉयलेट लाइट विल डेविएट द मोस्ट एंड इट इज़ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वॉयलेट लाइट डेविएट द मोस्ट, इट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये रेड वाले तो दोनों गए, रेड वाले तो दोनों गए। अब जरा बताना ये रिफ्लेक्शन हो रहा है कि रिफ्रैक्शन हो रहा है? रिफ्लेक्शन होता है जब हम मिरर पे एक ही मीडियम में वापस आ जाएं, और रिफ्रैक्शन होता है जब हमारा मीडियम चेंज होता है। तो ये कौन सी है? ये रिफ्रैक्शन है, ना कि रिफ्लेक्शन है। सो आंसर इज बी। कौन सा आंसर सही होगा इसमें? आंसर हमारा सही कौन सा होगा? आंसर इज बी। बी इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द रिफ्रैक्शन, नॉट द रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ लेते हैं, ये हिंदी में है थोड़ा। पावर ऑफ द लेंस। अब आज थोड़ा ऑप्टिक्स पे, ऑप्टिक्स की बातें कर लेते हैं थोड़ा। लेंस दो तरह के, कॉन्वेक्स, कॉनकेव। कॉन्वेक्स कैसा होता है? कॉनकेव कैसा होता है? कॉन्वेक्स में क्या होगा? यहाँ से मान लो रे आ रही है, ये इसको कन्वर्ज कर देगा, यहाँ से रे आ रही है कन्वर्ज कर देगा। तो कॉन्वेक्स लेंस कौन सा लेंस है? कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है। कॉनकेव क्या करेगा? यहाँ से रे आ रही है, ये इसको क्या करेगा? फैला देगा, ये इसको क्या करेगा? फैला देगा। तो मतलब ये कौन सा लेंस है? डाइवर्जिंग लेंस है। क्यों? क्योंकि कॉनकेव बढ़ा रहा है और कॉन्वेक्स क्या कर रहा है? एक पॉइंट पे फोकस करवा रहा है। तो ये कन्वर्जिंग है और ये क्या है हमारे पास? डाइवर्जिंग है। हर एक लेंस की पावर होती है और वो पावर किस बात पे डिपेंड करती है? उसकी फोकल लेंथ पे। तो पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कितना है? 25 सेंटीमीटर है भाई। ध्यान से देखो, मीटर में होना चाहिए, सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 25 इंटू में 10⁻⁻²। तो व्हाट इज़ द आंसर? 25 अपॉन में 100। व्हाट इज़ द आंसर? 0.25। व्हाट इज़ द पावर? 0.25। पॉइंट हटेंगे, 100 ऊपर आ जाएगा, अपॉन में 25, और ये क्या हो जाएगा? 4। तो 4 इज़ द करेक्ट आंसर। +4 पावर की यूनिट होती है डायोप्टर, तो ये आपको पता होनी चाहिए। यूनिट 21 का क्वेश्चन है, डायोप्टर। Spherical mirror formula related to object distance u, image distance v and the focal length f may be applied to the plane mirror। ध्यान से सुनो भाई, प्लेन मिरर का मतलब क्या है? मिरर क्या होते हैं? वही दो तरह के, एक है कॉन्वेक्स, ये है कॉनकेव। अभी मैंने एक कॉनकेव बनाया है। अच्छा, ये लाइन लाइन से क्या डालते हैं? आपको पता है मिरर की दो सरफेस होती हैं, एक जहां हम दिख रहे हैं, मैं मिरर के आगे खड़ा हूँ, मेरी शक्ल दिख रही है, वो होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और उसके पीछे जो काला सा पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं ब्लैक सरफेस। तो जहाँ मैं ये लाइनें डाल रहा हूँ ये हमारी ब्लैक सरफेस है, और जहाँ हमारा चेहरा दिखाई देगा वो हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। दिस इज़ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो अगर रिफ्लेक्ट, अच्छा बताना जरा इसका सेंटर कहाँ होगा? तो इसका सेंटर तो यहीं होगा। मेरे को कैसे पता लगा सर सेंटर यहाँ होगा? भाई मैं जब ये बनाऊंगा और अपनी आर्क लगाऊंगा, ठीक है, आर्क का जो पॉइंट है वो मैं यहीं लगा, प्रकार यहीं रख के ऐसे आर्क लगाऊंगा, तो सेंटर कहाँ है? जहाँ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ब्लैक वाली उधर है, जहाँ जहाँ लाइनें डाली हैं वो ब्लैक वाली सरफेस है।
तो जहाँ पर सेंटर है वहीं पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वहीं पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसको हम बोलते हैं कॉनकेव। दिस इज नॉन एज कॉनकेव मिरर। अभी मिरर की बात हो रही है, लेंस की नहीं, लेंस हमने पीछे देखे हैं। अब कॉन्वेक्स क्या होगा फिर? कॉन्वेक्स क्या होगा? जैसे देखो आप, ये बना दिया मैंने। अब इसका सेंटर कहाँ होगा भाई? यहाँ होगा ना। आप कहेंगे सर ये सेंटर कैसे पता लग जाता है आपको? भाई जहाँ पे तुम आर्क की निडल रखोगे प्रकार की, यहीं से तो सेंटर यहीं तो रखोगे, तभी तो ये आर्क बनेगी। ये स्फेरिकल मिरर होते हैं, आर्क लगानी होती है। तो यहाँ प्रकार रखोगे, जहाँ प्रकार रखते हो वो सेंटर होता है। और जो ब्लैक सरफेस है ये ब्लैक है, काले वाला हिस्सा वो सेंटर की तरफ है, तो ये कौन सा मिरर हो जाएगा? कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। और सीधी सी बात है, जो हमारा कॉन्वेक्स होता है ये हमारा कॉनकेव होता है, और एक होता है हमारा प्लेन मिरर। एक होता है हमारा प्लेन मिरर, बिल्कुल सीधा, जो हमारे घरों में लगा होता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, उसको हम प्लेन मिरर बोलते हैं। प्लेन मिरर की खास बात क्या होती है? इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो इन्फिनाइट होती है। अब आप कहेंगे सर फोकल लेंथ क्या होती है? तो पूरी डिटेल आप यहाँ पे समझ लीजिए कि फोकल लाइन का क्या मतलब है। इस पूरी डिटेल को आप अच्छे से यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ कि फोकल लाइट का यहाँ पे क्या मतलब है। ठीक है, 1 मिनट। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि फोकल लाइट का यहाँ पे क्या मीनिंग है। वन मिनट। इसको कुछ प्रॉब्लम हो गई। ओके, चलिए यहाँ पर आप समझिए। मान लेते हैं ये है मेरा मिरर। ये कौन सा मैंने बनाया बताना जरा। इसका सेंटर यहाँ होगा, क्यों? क्योंकि यहीं आर्क लगाऊंगा। और यहाँ मैंने रखा है ऑब्जेक्ट, यहाँ से रे गई। अब नेचुरल सी बात है, ऑब्जेक्ट में उस तरफ थोड़ी रखूंगा, क्योंकि उस तरफ तो ब्लैक सरफेस है, दिखेगा तो बंदे को यहीं से। यहाँ से रहेगी और ये क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्शन होगी। रिफ्लेक्शन कैसे होगी? ये रिफ्लेक्शन होगी। यहाँ पर जहाँ पे रिफ्लेक्शन होती है वहाँ बनता है फोकस। तो यहाँ हमारा बन गया फोकस। जहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे आती है वो हमारा होता है फोकस, इसको हम बोलते हैं पोल। और यहाँ पोल में से गई और पोल में से भी वापस आई, सेंटर में से गई, सेंटर में से गई, जहाँ पे तीनों रे मिली इस पॉइंट पे, यहाँ हमारी क्या बन जाती है? इमेज। यहाँ हमारी क्या बन जाती है? इमेज बन जाती है। तो ये जो फोकस है और ये जो पोल है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। दिस इज नॉन एज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का मतलब क्या है? फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस। तो ये तो मैंने अभी कॉनकेव मिरर बनाया है। अब मैं यहाँ बनाता हूँ कन्वेक्स मिरर। इसको भी आप ध्यान से देख लो। इसका सेंटर कहाँ होगा? यहाँ पे होगा। अब कन्वेक्स का मतलब है जहाँ सेंटर है वहाँ ब्लैक सरफेस होगी, तो यहाँ ब्लैक सरफेस होगी, मतलब जहाँ हमें शक्ल नहीं दिखाई देगी। बताना जरा, ऑब्जेक्ट हम कहाँ रखेंगे? यहाँ थोड़ी रखेंगे, ब्लैक के इधर थोड़ी रखेंगे, दूसरी तरफ रखेंगे जहाँ हमें शक्ल दिखनी है, तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे। तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ से लाइट जाई। अब ये क्या है? ये क्या करेगा? अब देखो नेचुरल सी बात है, दो चॉइस है आपके पास, या तो आप इधर भेज दो। अब इधर कैसे भेज सकते हो? शीशे में से छेद करके थोड़ी निकलोगे, तो आप कहाँ भेजोगे इस लाइट को? ऊपर की तरफ। और ये वाली लाइन जब मिलती है ना, वहाँ पर क्या बनता है? हमारा फोकस। यहाँ पर हमारा क्या बनेगा? फोकस। ये हम इमेजिनरी आगे मिलाएंगे। एक लाइट हमारी कहाँ से जाएगी? पोल में से जाएगी, और एक लाइट हमारी कहाँ से जाएगी? सेंटर में से जाएगी। ये हम इमेजिनरी मिलाएंगे आगे, और जहाँ पे ये पोल वाली को इमेजिनरी मिलाएंगे, जहाँ पे बनी यहाँ हमारी क्या बन गई? इमेज। जहाँ पे तीनों लाइट मिली यहाँ हमारी क्या बन गई? इमेज बन गई।
तो ये पूरी डिटेल से एक एक चीज़ रटनी नहीं है, यहाँ पर हर एक चीज़ के पीछे रीज़न है, ठीक है। तो व्हाट इज़ द आंसर? अब आपको एक चीज़ समझनी चाहिए, पोल से लेकर के फोकस तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ होता है, ऑब्जेक्ट से लेके पोल तक का डिस्टेंस u होता है। इमेज हमारी a डैश पे बन रही है, तो पोल से लेके ये v होगा और सेंटर से लेके पोल तक r होगा। तो इसका मतलब है सारे के सारे डिस्टेंस हम पोल से लेते हैं। ऐसे यहाँ पर भी ये हमारा u होगा, ये हमारा v होगा, और फोकस यहाँ पर बन रहा है, फोकस से p तक हमारी फोकल लेंथ होगी। तो इसको बोलते हैं हम फोकल लेंथ। फोकल लेंथ मतलब फोकस से लेके पोल तक का डिस्टेंस। तो कितना हमारा आंसर आ गया, कितना क्वेश्चन आ गया हमारा? अगर मैं फोकल लेंथ प्लेन मिरर की बात करूं, प्लेन मिरर की कुछ बातें होती हैं, ध्यान से देख लो। ये प्लेन मिरर है हमारा। सबसे पहली बात, इसका फोकस कहाँ बनेगा? अगर ये ऐसे कर्व में होता फिर तो इसका फोकस बन जाता। अभी तो ये बिल्कुल सीधा है, तो मान लो अगर लाइट यहाँ से आएगी और लाइट रिफ्लेक्ट करके कहीं भी चलेगी तो वो तो कहीं भी जा सकती है, इसका हम फोकस ड्रॉ नहीं कर सकते। इसलिए हम इसको बोलते हैं इसकी फोकल लेंथ कहाँ होगी? इन्फिनिटी पे होगी। इसकी फोकल लेंथ कहाँ होती है? इन्फिनिटी पे होती है। सो दिस वन इज़ द करेक्ट आंसर। फोकल लेंथ जीरो तो नहीं हो सकती। इमेज डिस्टेंस जीरो कैसे होगा? इमेज तो बनेंगे है। इमेज डिस्टेंस गोज टू इन्फिनिटी, ये भी नहीं हो सकता। इमेज डिस्टेंस तब इन्फिनिटी होता है जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे पड़ा हो। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे पड़ा है तब इमेज इन्फिनिटी पे बनती है। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे पड़ा है तो इमेज हमारी फोकस पे बनती है। तो ये क्वालिटीज़ आपको याद करनी है। एक लेक्चर में पूरा ये डायग्राम लेकर आऊँगा। अभी तो मैं थोड़ा PYQ सॉल्व करवा रहा हूँ आपको। पूरा डायग्राम लेकर आऊँगा जिसमें आपको ऑप्टिक्स का ईजी पार्ट हम जल्दी से समझा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ये हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम सेम यही वाला टॉपिक आ गया। अगर हम ध्यान से पढ़ें कि जब एक प्रकाशपुंज त्रिकोणीय कांच के प्रिज्म पर पड़ता है तो रंग का एक बैंड प्राप्त होता है। इसके समझ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, नहीं वाला नहीं है, सत्य है। रेड लाइट बेंड द मोस्ट, भाई गलत बात, वोयलेट होती है। रेड लाइट बेंड द मोस्ट, गलत बात। वोयलेट लाइट बेंड द मोस्ट, सही है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास ऑफ वोयलेट लाइट इज ग्रेटेस्ट। वोयलेट लाइट बेंड द मोस्ट, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास ऑफ द वोयलेट लाइट इज लोवेस्ट। ध्यान से देखेंगे। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? इसको म्यू बोलते हैं और इसका फॉर्मूला होता है C/V। C/V नहीं लिख सकता, दूसरी तरफ से लिखना है तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। स्पीड ऑफ C मतलब क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। और V क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इसको म्यू बोलते हैं। और म्यू जो है वो जितना कम होगा उतना एंगल हमारा क्या होगा? थीटा क्या होगा? ज़्यादा होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होना चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है मीडियम। अब ज़रा आप ध्यान से सुनो, एक ऐसा मीडियम हमारे पास है जहाँ मॉलिक्यूल पास पास है। जहाँ मॉलिक्यूल हमारे पास पास है तो उसमें से लाइट क्या जल्दी से मुड़ जाएगी? जैसे मान लो एयर है और मान लो पानी है। अब पानी में मॉलिक्यूल पास पास है, वहाँ से लाइट जल्दी मुड़ जाएगी क्योंकि वो तो उसको घुसने नहीं देंगे। मतलब वहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन, मतलब जितने से लाइट मुड़ती है वो कम होगा। एयर में पार्टिकल क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं, तो वहाँ से लाइट आसानी से क्या हो सकती है? मुड़ सकती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होना चाहिए? लोएस्ट होना चाहिए। सो आंसर इज डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कॉर्निया हमें पता है, ह्यूमन आई। कॉर्निया क्या होता है? ये आई है हमारे पास, आई है हमारे पास, दिस इज द आई। एरिस होता है, प्यूपिल होता है, कॉर्निया होता है। कॉर्निया की स्पेशलाइजेशन क्या है? जी बैक साइड में होता है जहाँ पे हमारी क्या बनती है? इमेज बनती है। आँख के सबसे पिछले वाला हिस्सा जहाँ हमारी इमेज बनेगी उसको हम रेटिना बोलते हैं, कॉर्निया नहीं। दिस इज कॉल्ड रेटिना। उसको हम क्या बोलते हैं? रेटिना बोलते हैं। तो कॉर्निया हमारा क्या होता है? एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन भी हम इसको बोल सकते हैं। एक लाइट सेंसिटिव हमारी क्या होती है? स्क्रीन होती है। वैसे ये बायो का क्वेश्चन है, अभी बायो वाले क्वेश्चन जब आएंगे तो फिर हम इसमें आगे डिस्कस करेंगे इसको डिटेल से। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार किसके कारण होती है भाई? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। किसके कारण होती है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण हमारे जो स्टार हैं वो क्या करते हैं? ट्विंकल करते हैं। मायोपिया, चलिए मैं आपको बताता हूँ। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया,
प्रेसबायोपिया और एस्टिग्मेटिज्म, ये 4 तरह की बीमारियां होती हैं आँख के अंदर। अब मायोपिया का मतलब क्या है, इसमें कम अक्षर है ना, मतलब शॉर्ट साइडनेस, मतलब पास की दिख गई। बट दूर की चीज हमें दिखाई नहीं दे रही है, इसको हम बोलेंगे मायोपिया। अब मायोपिया का मतलब क्या होता है, यहाँ देखो, नियर बाय ऑब्जेक्ट इज फोकस बियॉन्ड दैट। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, ये मैंने आंख बना दी, मान लो यहाँ पर आंख में कन्वेक्स लेंस होता है, ध्यान रखिएगा, आंख में जो लेंस होता है वो कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। मान लेते हैं यहाँ से लाइट जा रही है और ऑब्जेक्ट पड़ा है, लाइट गई, अगर ये पूरा लाइट रेटिना पे बनी तो हमारी आंख बिल्कुल सही है। देखो, लाइट का जो फोकस है लेंस में से होकर रेटिना पे बन रहा है, इसका मतलब हमारी आंख बिल्कुल क्या है, सही है। बट अभी तो मायोपिया का मतलब है शॉर्ट साइडनेस। तो अगर रेटिना हमारा यहाँ पे बन रहा है, इमेज हमारी रेटिना पे बन रही है, मतलब हमें इमेज बिल्कुल सही दिखाई दे जाएगी। पर अगर ये हमारी पहले बन गई, जैसे देखो यहाँ पे, यहाँ से देखते हैं हम, अगर मान लो ये हमारी पहले बन गई, यहाँ पर ही बन गई, तो इसका मतलब हमारी आंख में क्या हो गया, डिफेक्ट आ गया है। तो मायोपिया का मतलब है शॉर्ट साइडनेस, मतलब हमारी जो इमेज है वो थोड़ी पहले ही बन जाती है, रेटिना से पहले ही बन जाती है। तो इस चीज़ को हमें ठीक करने के लिए हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, ऐसा लेंस लगाना पड़ेगा जो उसको दूर कर दे। तो कौन सा लेंस है वो, कॉनकेव लेंस है। तो मायोपिया के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कॉनकेव लेंस लगाते हैं। वो कॉनकेव लेंस क्या करेगा, उसको एकदम क्या कर देगा, दूर कर देगा। अब यही बात, अच्छा ऐसा होता क्यों है, या तो हमारी आई बॉल का साइज़ बढ़ जाता है, आई बॉल का साइज़ क्या होता है, बढ़ जाता है। अगर आई बॉल का साइज़ बढ़ गया, उसके कारण भी क्या होता है, ये हो जाता है, मतलब हमारी जो इमेज है वो रेटिना से पहले बनने लग जाती है, क्योंकि आई बॉल का साइज़ बढ़ जाता है। इसको ठीक करने के लिए हम क्या लगाएंगे, कॉनकेव लेंस लगाएंगे। तो मायोपिया को ठीक करने के लिए हम कौन सा लेंस लगाते हैं, कॉनकेव लेंस लाते हैं, आपको ध्यान रखना है। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, ए ऑप्शन देखो, ए नियरली ऑब्जेक्ट इज फोकस बियॉन्ड द रेटिना, बियॉन्ड थोड़ी बनता है, पहले बनता है, नियरली ऑब्जेक्ट इज फोकस बिफोर द रेटिना, दिस इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पर ये भी बता देता हूँ, मान लेते हैं ये हमारी आई है और यहाँ पर हमारा है रेटिना, दिस इज द रेटिना, ठीक है। अब इस रेटिना के ऊपर अगर मान लो यहाँ कन्वेक्स लेंस है आई का, भगवान ने बना के दिया है, यहाँ से रे गई, अब ये रे गई, अगर रेटिना में बनी तो बिल्कुल सही है आँख हमारी। अब क्या हुआ, अब ये रेटिना के बाहर बन गई, रेटिना से दूर बन गई। अब रेटिना से दूर बनने का मतलब क्या है, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया का मतलब क्या है, लॉन्ग साइडनेस। लॉन्ग साइडनेस का मतलब क्या है, दूर की चीजें तो दिख जा रही हैं बट पास की नहीं दिखेंगी, दूर की दिख जाएंगी, पास की नहीं दिखेंगी। ठीक कैसे करा जाए, जो यहाँ पे बन रहा है उसको पहले लगाना है, हमें यहाँ पे लगाना है। तो मुझे इसके आगे कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा, कॉन्वेक्स लेंस लगाना पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया के लिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं, मायोपिया के लिए कॉनकेव लेंस का यूज़ करते हैं। होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। टिंडल इफेक्ट इज द फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, मान लो एक कोलाइडल सॉल्यूशन आप लो, कोलाइडल सॉल्यूशन का मतलब होता है चिपचिपा सा सॉल्यूशन, जो जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, उसको हम कोलाइडल सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे इस पे आप लाइट कराओगे ना, ये पार्टिकल क्या करेंगे, इस लाइट को स्कैटर्ड कर देंगे, इस लाइट को क्या करेंगे, स्कैटर्ड कर देंगे। इस इफेक्ट को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। इस टिंडल इफेक्ट को देखने के लिए एक अलग से हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं, उसको हम बोलते हैं टिंडल माइक्रोस्कोप। दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप देख लीजिए, ये सारे ये ट्विंकलिंग दोबारा से आ रहा है, देखो ट्विंकलिंग हमारा जो है वो दोबारा से क्रिएट हो रहा है। अच्छा, वो लास्ट वाले में मैंने ट्विंकलिंग में आपको वो बता दिया रिफ्रैक्शन,
दिस इज द आंसर इज नॉट, मैंने जल्दी से ये बता दिया, रिफ्लेक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, पूरा नाम तो ये है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार किससे होते हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन से होते हैं, इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज रिफ्लेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन बाय द ओशन सरफेस, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार किससे होते हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट से होते हैं। ठीक है जी, तो यहां तक हमारे PYQ हमने सॉल्व करने थे। 2022 2023 के मैंने PYQ सारे आपको सॉल्व करवा दिए विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। अब हम एक लेक्चर और लगाने वाले हैं, उसमें हम ये बात करने वाले हैं कि हम जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे ऑप्टिक्स में मैग्नीफिकेशन निकालना है, मिरर फार्मूला है, लेंस फार्मूला है, मैग्नीफिकेशन कब पॉजिटिव होगी कब नेगेटिव होगी, कन्वेक्स मिरर की कॉन्केव मिरर की इमेज कैसे फॉर्म्ड होगी, ये सारी चीज़ें जो हमारे रिमेनिंग पार्ट्स रह गए हैं, ये हम एक लेक्चर और लेकर आएंगे, इसमें आपको डिटेल से देंगे। पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने इस वीडियो में आपको दे दी है। होप आप सबको अच्छी लगे। जिसको जो डाउट होगा कमेंट सेक्शन में लिखेगा, वो हम आपका सॉल्व कराएंगे। आज की क्लास इतना ही रखते हैं, दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद। ऐसे ही पढ़ते रहिए, ऐसे उत्साह के साथ अपनी तैयारी करते रहिए। भारत माता की जय।